चलिए, तो जो लास्ट डे हम लोग आरक्षण को लेकर बात कर रहे थे, ठीक है। उसमें आरक्षण में कितनी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो पहले आपने देखा कि किस प्रकार से नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। फिर आपने देखा कि पदोन्नति में किस तरह से आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। इसी के तहत अब यहाँ पर एक और हम लोग को कॉन्सेप्ट देखना है, बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब हो गया कि यदि पिछली कोई भर्ती निकली थी और उस भर्ती में क्या था, आरक्षण का जो सीट रिजर्व था, अगर वो सीट उस भर्ती में पूरी तरह से भरी नहीं जा सकी है किसी भी कारण से, उदाहरण से हम लोग चलेंगे उस पर, तो अगली बार जब कोई नई वैकेंसी निकलेगी तो बची हुई जो आरक्षित सीट थी उसका क्या होगा, उसी को बोलते हैं बैकलॉग। तो एक ये हम लोग को टॉपिक देखना है। और उसके अलावा इसी बैकलॉग से जुड़ी हुई एक घटनाक्रम है जहां 9वीं अनुसूची का जिक्र है। तो थोड़ा सा हम लोग 9वीं अनुसूची को देख लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम लोग बैकलॉग पर चर्चा करें, 9वीं अनुसूची पर चर्चा करें, जरा एक छोटी सी बात हमको आप लोग ये बताइए कि जो आप लोग पीछे आर्टिकल पढ़े हैं, आर्टिकल 15, तो हमको जरा बताइए 15(1) में क्या है। 15(1) में भेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। 15(2) में क्या है, ठीक है, सार्वजनिक स्थल हो गया, उद्यान हो गया, भोजनालय हो गया, ठीक है। 15(3) में क्या है, 15(3) में क्या है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। 15(4) में क्या है, 15(4) में क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। अब जरा हमको ये बताइए 15(6) में क्या है, EWS का कंसेप्ट, जहां शिक्षा में आरक्षण प्रावधान मिल रहा है, ठीक है। तो सारे के बाद अब मुझे ये बताइए 15(5) में क्या है। अब आप लोग क्रम से याद किए बैठे थे तो एक बार मन में ये नहीं है कि 5वां कहीं मिस हो रहा है, हैं? 16 के 5 पहुंच गए हैं। आइए देखिए यहाँ 15(5) ये भी क्या है, बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और ये 93वां संविधान संशोधन रहा। और ये जो 93वां संविधान संशोधन रहा, ये क्या था, 2005 में हुआ, ठीक है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, जैसे अगर आप लोग को ध्यान होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि आजकल अगर आप अपने अधिकारों का मतलब वास्तव में अधिकार चाहते हैं तो आपके पास बहुत तरह तरह के अधिकार दिए गए हैं और आप उन अधिकारों को अगर सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उसी के तहत मैंने बताया था कि जो लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन अपने बच्चों को क्या करना चाहते हैं, एक अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, उनके जो फीस है उसको वो बियर नहीं कर पा रहे हैं, प्लस जो जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है वो उनको निजी स्कूलों में भी मिलता है, निजी स्कूल और शिक्षण संस्थाओं में मिलता है, ठीक है। तो ये जो निजी स्कूल और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 5 से। तो 93वां संविधान संशोधन 2005 ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य निजी स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थाओं जो राज्य के अधीन भले ही न हो, निजी शब्द पहले ही प्रयोग कर लिया गया है, ठीक है, उनमें भी आरक्षण का प्रावधान करने के लिए क्या है, अधिकार रखता है, यानी अधिकृत है। अब यहां पर दो बातें क्या ध्यान रखनी है,
पहली बात ये ध्यान रखना है कि ये जो आरक्षण का शक्ति है, अधिकार है, वो किसके पास है? राज्य के पास। यानी यदि सरकार चाहे तो वो निजी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण कर सकता है। ठीक है, भले ही वो स्कूल या शिक्षण संस्थान राज्य वित्त पोषित न हो। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को जो है वो क्या प्राप्त है? संरक्षण प्राप्त है। मतलब अल्पसंख्यकों के जो शिक्षण संस्थान होंगे आर्टिकल 30 के तहत, उसमें ये आरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ आर्टिकल 15 क्लॉज 5 93वां संविधान संशोधन 2005 निजी स्कूल या शिक्षण संस्थानों भी राज्य द्वारा आरक्षण लागू कराने की शक्ति का उल्लेख करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो 15 क्लॉज 4 है वो सामाजिक रूप से शैक्षणिक और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। विशेष प्रावधान का मतलब सिर्फ शिक्षा का अधिकार नहीं है। जैसे आपने देखा अब जो स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा? विशेष प्रावधान के तहत आ जाएगा SC ST OBC के लिए। ठीक है, जबकि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है वो विशेष रूप से क्या है? निजी स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते तक हम लोग को देखना है क्या? हम लोग को यहाँ पे देखना है, तो एक आप टर्म देख रहे हैं, ये टर्म क्या है? बैकलॉग सीट कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग को देखना है, ये बैकलॉग सीट कैरी फॉरवर्ड क्या है। और उसके बाद इसमें आप एक शब्द देख रहे हैं, ये क्या है? स्वतंत्र पद नहीं है। इसने कह दिया इंदिरा साहनी केस 1992। इंदिरा साहनी केस में बहुत कुछ आपको उल्लेख मिलता जा रहा है, जहां पर स्पष्ट कर दिया गया था। तो उसी के तहत यहाँ क्या किया जा रहा है? तो देखिए, जो इंदिरा साहनी केस है 1992 का, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो बैक लॉग सीट्स है उसका कैरी फॉरवर्ड तो होगा, कैरी फॉरवर्ड तो होगा, लेकिन ये स्वतंत्र पद नहीं माना जाएगा। अब पहले एक एक टर्म को समझते हैं, तभी बात समझ में आ पाएगी। सबसे पहले देखिए बैकलॉग क्या होता है। बैकलॉग की अगर हम लोग बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पिछली नियुक्ति में रिक्त आरक्षित पद। जैसे आप सपोज करिए कि किसी एक विभाग द्वारा 2020 में कुछ वैकेंसी निकली। मान लेते हैं ये जो 2020 में वैकेंसी निकली, इसमें सीटों की संख्या कितनी थी? 200 थी। और आप जानते हैं आरक्षण के तहत प्रावधान क्या है कि इस 200 सीट का क्या होना चाहिए? 50% जो है वो आरक्षित होना चाहिए। 50 मतलब 49.5%। ठीक है, मतलब 27% आपका OBC के लिए चला जाएगा, 15% इसमें आपका SC के लिए चला जाएगा और 7.5% आपका ST के लिए चला जाएगा। तो 50% की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसकी 100 सीट क्या है? रिजर्व है। अब हमने मान लिया कि अगर हम लोग एक SC कैटेगरी को मान के चलें तो 100 सीट में 15 सीट जो है वो किसकी जा रही है? ये 15 सीट जो है वो SC कैटेगरी की जा रही है। लेकिन जब वहां पर जो एप्लीकेशन पड़े, जो फॉर्म पड़े मतलब नौकरी के लिए, तो वहां पर क्या था? जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था। अब मान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मतलब ये कितने उच्च पदों के लिए था कि हो सकता है वहां पर उतने क्वालिफाइड या उतने योग्य लोग, जैसे मान लेते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में PhD किया हुआ और 10 वर्ष का अनुभव उस डिपार्टमेंट में रखने वाला। अब ये एलिजिबिलिटी इतनी मतलब कठोर हो गई कि बहुत से कम लोग हो सकता है कि इस चीज को क्या फुलफिल कर पाए। और यहाँ पर क्या हुआ? हम मान लेते हैं कि SC कैटेगरी में 10 लोग ऐसे थे जो इनकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे। कोई कंपटीशन तो रहा नहीं, 10 लोग अगर फॉर्म भी फिलअप कर दिए होंगे तो चूंकि रिजर्व कैटेगरी था उससे ज्यादा लोग एलिजिबल ही नहीं थे, तो 10 लोग क्या हुए? अपनी जो मतलब नियुक्ति थी उसको प्राप्त कर लिए।
लेकिन यहाँ पर सीट कितना था, 15 था ना, यानी 5 सीट अभी भी बच रहा है कि नहीं बच रहा है। यही जो 5 सीट बच रहा है इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बैकलॉग। तो पहले तो ये टर्म समझिए। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या बताया कि बैकलॉग का मतलब क्या है, पिछली नियुक्ति में रिक्त आरक्षित पद। ठीक है, अब अगले टर्म पे अगर आप आएंगे तो वही इंदिरा साहनी केस में एक टर्म क्या प्रयोग किया जा रहा है, ये जो बैकलॉग है, बैकलॉग है, ये क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब कोई चीज आगे बढ़ जाना। अब मान लिए कि 2020 की वो बात थी, पुनः 2024 में उसी विभाग में कुछ वैकेंसी निकल रही है। सरल डेटा रखने के लिए फिर से हम लोग मान लेते हैं कि जो सीटों की संख्या है उसमें क्या है, 100 सीट निकल करके आई है। अगर 100 सीट निकल करके आई है तो इसमें फिर से 50% आरक्षण में क्या होगा, ये 100 सीट जो है रिजर्व आएगी कि नहीं आएगी, 100 सीट रिजर्व आएगी। अब ये 5 सीट पिछली बार भी तो बची थी, ये 5 सीट क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड होगी, और ये स्वतंत्र सीट। देखिए यहां पर स्वतंत्र पद नहीं होगा। अब इसी टर्म को हम लोग देखने चल रहे हैं कि स्वतंत्र पद नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, तो स्वतंत्र पद नहीं होगा, इसका मतलब हो गया कि ये जो 5 पद था ये रिजर्व नहीं होगा। रिजर्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इस बात को समझिए। अगर हम मान लेते हैं कि ये 200 सीट है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, अगर ये 200 सीट कुल वैकेंसी निकली है तो या तो हम 5 इसमें जोड़ दें और कह दें भाई टोटल सीट जो है वो कितनी है, 205 है। और अगर हम 205 सीट निकाल रहे हैं तो अब इसके बाद क्या है, इसका 50% आरक्षित सीट भर दें। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि चूंकि ये कैसा था, ये बैकलॉग सीट था, कैरी फॉरवर्ड हुआ, हम क्या करें, इसको आरक्षित सीट ही मान के चले, क्योंकि 5% जो 5 सीट जो आरक्षण का बचा हुआ था हम उसी को मान के चले। अगर हम उसी को मान के चल रहे हैं तब हम कहते हैं ये स्वतंत्र सीट होगा। ठीक है, अगर हम इसको ये मान के चलते कि ये 200 के अलावा अतिरिक्त 5 सीट है तब वो स्वतंत्र सीट माना जाता। अब समस्या किस चीज की आती, अगर हम यहां पे मान लेते तो ये हो जाता है 105। अब आप बताइए कि टोटल वैकेंसी थी 200, 5 सीट आप ला करके जोड़ दिए उसमें, हम मान लेते हैं टोटल आप 205 भी मान लीजिए, लेकिन अगर आप अतिरिक्त 5 मान रहे हैं और केवल रिजर्व रख रहे हैं तो अब ये पूरा कितना सीट हो रहा है, 105, और अधिकतम आरक्षण कितना हो सकता है, 50%। अब आप बताइए यहां पर अगर हम इसको स्वतंत्र पद मान लेते तो कहीं ना कहीं आरक्षण अधिकतम 50% का उल्लंघन होता कि ना होता। तो इसीलिए यहां इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया कि जो बैकलॉग सीट होगी और वो रिजर्व है तो वो क्या है, स्वतंत्र सीट नहीं होगी। इसका मतलब कुल जो सीटों की नई वैकेंसी निकलेगी उसी में उसको ऐड कर दिया जाएगा, और उसी में उसको ऐड करने के बाद तब अब टोटल सीट की संख्या जो हो रही है उसके 50% आरक्षण का प्रावधान होगा। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इंदिरा गांधी केस से आप समझ सकते हैं, इंदिरा गांधी केस बार बार ये कह रहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। तो इसीलिए इंदिरा गांधी केस में बैकलॉग बताया, कैरी फॉरवर्ड तो होगा, अगली वैकेंसी के साथ जुड़ेगा, लेकिन वो स्वतंत्र पद नहीं माना जाएगा। यानी बची हुई सीट और प्लस अगली वैकेंसी में निकली कुल सीट, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसी के लिए क्या हुआ, सरकार का मन कुछ और था। तो सरकार का जो कुछ और मन था तो सरकार क्या चाहती थी, सरकार चाहती थी कि नहीं भाई इसको क्या किया जाए, इसको स्वतंत्र पद रखा जाए। अब इसलिए क्या किया गया, इसलिए फिर एक संविधान संशोधन कर दिया गया। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो मैं बार बार कह रहा था ना कि 16 क्लॉज 6 बाद में जोड़ा गया है, 16 क्लॉज 4A और 16 क्लॉज 4B ये भी बाद में जोड़ा गया है। तो भाई 16 क्लॉज 4A का तो जिक्र आपने सुना, कहां सुना था, 16 क्लॉज 4A का जिक्र कहां सुना था। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बात हुआ था कि नहीं हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हो रहा था, 77वां संविधान संशोधन। फिर उसी में एक लाइन और जोड़ा गया था
कौन सा संविधान संशोधन? 81वां संविधान संशोधन ना। तो उसमें आपने देखा कि वो पदोन्नति में आरक्षण संबंधित प्रावधान आ गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसीलिए यहाँ पर एक 81वां संविधान संशोधन हुआ। और कब हो रहा है ये हो रहा है 2000 में। तो 81वां संविधान संशोधन 2000 में हो रहा है। और इसके तहत क्या किया गया, 16(4)B लाकर जोड़ दिया गया। और इसमें क्या कहा जा रहा है, बैकलॉग अर्थात पिछड़ी नियुक्तियों में रिक्त आरक्षित सीट का क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। बार बार इंदिरा साहनी केस में भी यही बात निकला था, ठीक है। परंतु बैकलॉग सीट पर आरक्षण नहीं लगेगा, यह स्वतंत्र पद माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब हो गया कि अब यहां पर स्वतंत्र पद माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 200 अगर वैकेंसी निकल रही है तो 200 पर आप 50% आरक्षण लगाइए। 200 पर 50% आरक्षण के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 100 सीट आ रही है। और इस 100 सीट में क्या करिए, 5 लगा दीजिए। तो अब ये टोटल कितना हो जा रहा है आपका, 105 सीट। अब इसको आप क्या करिए, आरक्षण रखिए बस में। तो कुल मिलाकर के यहां पर ये बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड संबंधित आपको ध्यान क्या रखना है, 81वां संविधान संशोधन 2000, जिसके तहत क्या जोड़ा जा रहा है, 16(4)B जोड़ा जा रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर आरक्षण लगने का मतलब ये हो गया ना कि जैसे मान लेते हैं आपके पास सीट कितनी बची है, 5% है। अब अगर आप आरक्षण लगा रहे हैं तो इस 5% के आरक्षण में आप 50% ही तो आरक्षण लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये स्वतंत्र सीट है तो स्वतंत्र सीट होने का मतलब क्या है, अब जिस वर्ग के लिए बचा था केवल उसी वर्ग के लिए इस सीट को काउंट किया जाएगा। अगर हम आरक्षण लगाते इस पे तब तो 50% आरक्षण लगाना पड़ता है ना। 100% आरक्षण को प्रावधान है नहीं, किसी भी सीट पे आप 100% आरक्षण लगाइए। तो सीट तो ऐसे में फिर क्या होता, ये 2 या 2.5 बचती। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है। अगर कहीं पर किसी को आरक्षण नहीं मिलता है तो क्या वो इस आरक्षण के संदर्भ में क्या न्यायालय से अपने आरक्षण की मांग कर सकता है। जैसे मान लेते हैं अगर सरकार भी कहीं पे आरक्षण समाप्ति कर दे, अक्सर आप चर्चा में सुन रहे हैं, तो क्या ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप उसके लिए फिर क्या करें, कहें कि मतलब मेरा ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा और हमको चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार के साथ पढ़ रहे हैं ना, है? क्या चीज, ठीक है, उसी मुद्दे को पढ़ना है। कहाँ बता रहे हैं आप, न्यायालय में नहीं, आप इसको कहाँ बता रहे हैं, कहाँ से, 12 से 35 में दिया है इसलिए नहीं, 12 से 35 में दिया है या 12 से 35 हम लोग पढ़ रहे हैं, या 12 से 35 में मूल संविधान में था, या 1235 में बाद में संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, और या 12 से 35 के बीच बाद में लाकर जोड़ा गया तो उसमें किस शब्दों का प्रयोग किया गया है, सारी चीजें चल के आएंगी ना हम लोग की। तो मूल संविधान में तो कहीं कोई आरक्षण का प्रावधान इस तरह से था नहीं, बाद में समय समय पर जोड़ा जा रहा है ना। तो जब जोड़ा जा रहा है तो उसको हटाया भी जा सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन की बात आ रही है ना, ठीक है। आइए फिलहाल, खैर अगर ये पेचीदा विषय ना होता तो हम लोग इसको पढ़ते ही क्यों अलग से टॉपिक से। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए 2 केस आप ध्यान रखिए। एक 2012 उत्तराखंड की रिक्तियों की बात करेंगे, 2012, ठीक है, उत्तराखंड रिक्तियां, और इसके अलावा एक हम लोग तमिलनाडु का केस देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2012 में क्या हुआ, उत्तराखंड में, वहां पर क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ, कुछ वैकेंसी निकली। जब वैकेंसी निकली तो उसमें क्या हुआ, सरकार ने आरक्षण नहीं दिया, इसका मतलब आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, जिनको भी आरक्षण के अधिकार का हनन दिखाई दिया, अर्थात जिस वर्ग के लोग थे, SC ST OBC वर्ग के लोग, वो लोग कहां चले गए, वो लोग हाईकोर्ट में चले गए। अब हाईकोर्ट ने क्या किया, ये जो
मतलब वैकेंसी थी, इस पर रोक लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि पहले कुछ डाटा प्रस्तुत करिए। कैसा डाटा? पिछले वर्ग का डाटा कलेक्ट करिए। फिर उसके बाद क्या था, उसका तथ्यात्मक आंकड़ा प्रस्तुत करिए। अब जो उत्तराखंड की सरकार थी वो कहां चली गई, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, यहां निर्णय देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसको और अच्छे समझा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और 4A, 16(4) क्या है, हाँ, नागरिक के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, और 16(4A) क्या है, पदोन्नति में आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने यहां अपने डिसीजन में कहा कि ये दोनों क्या है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में, यदि राज्य चाहे तो दे सकता है। अब ये उत्तराखंड की सरकार वैकेंसी निकाली है, इसका मतलब ये राज्य विषय पर वैकेंसी है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ यूपी की वैकेंसी निकलती, वैसे उत्तराखंड की वैकेंसी थी। सरकार नहीं देना चाहती तो नहीं कर सकती। तो यहां से क्या बताए, कहे केवल आर्टिकल 16(1) और 16(2) ही क्या है, आपका मौलिक अधिकार है, परंतु आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब एक तो उत्तराखंड का केस है 2012, जिसमें क्या बताया गया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। अब फिर समझ लीजिए क्या था, उत्तराखंड सरकार ने एक वैकेंसी निकाली, उस वैकेंसी में आरक्षण को समाप्त कर दिया। जैसे होता है ना कि 9000 इंस्टीट्यूशन से अगर आरक्षण समाप्त किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, उसमें ये सब भी आए होंगे, ठीक है। तो जब आरक्षण उसमें समाप्त कर दिया गया तो आरक्षण का लाभ पाने वाले लोग क्या किए, याचिका दायर कर दिए, और क्या बताए, 32 के तहत उन्होंने क्या किया, अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण की मांग की। क्योंकि आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचार की बात करता है। इसका मतलब जो आपको मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं उसका कैसे हम उपचार करेंगे, मौलिक अधिकार को कैसे आपको बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, उसके तहत फिर जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है उसने निर्णय में क्या कहा, निर्णय में पहली बात उसने कहा कि पहले तो वैकेंसी को रोका जाए। दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ तथ्यात्मक आंकड़ा प्रस्तुत करिए, पिछड़ेपन का आंकड़ा प्रस्तुत करिए कि कितने लोग यहाँ पर वैकेंसी में हैं, कितना पिछड़ापन है, तमाम तरह से जो पिछड़ापन का आंकड़ा होता है, ठीक है। कितनी सीट उनकी फुलफिल है, कितनी बची हुई है, तमाम तरह से। अब चूंकि वैकेंसी पर रोक लग गई तो उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4A क्या नहीं है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, यदि राज्य चाहे। इसका मतलब क्या है, ये सरकार के अधीन है, उसके अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। तो 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 ही केवल मौलिक अधिकार के तहत है, और इस वजह से क्या है, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसके अलावा देखिए एक और केस क्या है, तो तमिलनाडु का देखिए। आइए देखिए तमिलनाडु में क्या है, यहां की बड़ी विशेष स्थिति आप देखेंगे। तमिलनाडु में ये जो आरक्षण है ये कितना है, 69% है। जहां इंदिरा साहनी केस क्या कह रहे हैं, कह रहे 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तमिलनाडु में आरक्षण 69% है, और इस 69% आरक्षण में क्या है, 50% आरक्षण किसका है, ओबीसी का है। 50% अकेले ओबीसी का है। 18% आरक्षण किसका है, एससी का है, और 1% आरक्षण किसका है, ये एसटी का है, ठीक है। तो 50%, 18% और 1%, 69% हो गया। अब ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, इंदिरा साहनी केस का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो कह रहे 50% से ज्यादा हो नहीं सकता। अब ऐसे में क्या हुआ, 1994 में भारत की संसद द्वारा ये जो 9वीं अनुसूची है उसमें आरक्षण के विषय को ला करके रख दिया गया। अभी फिलहाल निष्कर्ष यहां पे देख लीजिए, फिर 9वीं अनुसूची पर आके बताते हैं। अब यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि आर्टिकल 32 के तहत जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है, मतलब इसके संरक्षण के तहत, तो निर्णय लिया कि परमादेश नहीं जारी किया जा सकता, क्योंकि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। परमादेश क्या है, परमादेश जो होता है वो रिट का एक प्रकार है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी पद पर जो नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति होता है उससे पूछता है, वो आदेश देता, आप यहाँ कैसे पहुंचे,
हाँ, मतलब उसका एक प्रकार है रिट का, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पहले 9वीं अनुसूची को देखिए, फिर इसको ला करके इसमें जोड़ देंगे। देखिए 9वीं अनुसूची का विषय क्या है। 9वीं अनुसूची, आप जानते हैं कि जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में क्या था, 8 अनुसूची थी। अब आजादी के तुरंत बाद क्या हुआ, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही 1951 में क्या किया गया, 9वीं अनुसूची को लाकर जोड़ दिया गया। अब ये जो 9वीं अनुसूची का विषय लाकर जोड़ा जा रहा है, ध्यान समझिए 9वीं अनुसूची का विषय है क्या। इसमें इस बात को रखा गया कि 9वीं अनुसूची में यदि किसी भी विषय को लाकर रख दिया जाता है, यदि किसी भी विषय को लाकर रख दिया जाता है, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। तो पहले तो ये समझिए कि 9वीं अनुसूची में जिस भी विषय को लाकर रख दिया गया, उसका क्या होगा, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। अब आपने तमिलनाडु के केस में क्या देखा, तमिलनाडु के केस में देखा कि 1994 में संसद द्वारा क्या किया गया, जो यहाँ के आरक्षण का विषय था उसे 9वीं अनुसूची में ला करके रख दिया। यहाँ कहीं नहीं, संपूर्ण आरक्षण पूरे देश का 9वीं अनुसूची में लाकर रख दिया। अब 9वीं अनुसूची में जाने का मतलब क्या हो गया कि इसका तो न्यायिक पुनरावलोकन किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि जो 9वीं अनुसूची थी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जब भारत आजाद हुआ, भारत के आजादी के बाद भारत में जो सबसे बड़ी समस्या थी और एक लंबे समय से समस्या थी, वो क्या थी, किसानों को उनके वंचित अधिकार को दिलाना। जो उनका शोषण हुआ है, जिन अधिकारों से उनको वंचित किया गया है, वो प्राप्त कराना। और आप जानते हैं किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज कोई क्या होती है, वो होती है जमीन। आपने देखा ब्रिटिश काल से ही किस तरह से किसानों के जमीनों को हड़प लिया गया, जमीनों पे उनके किस तरह से अवैध कब्जे कर लिए गए और अन्य प्रकार से उनका जो शोषण संभव था वो किया गया। तो कुल मिलाकर के जब ये जमीन का मामला था, तो इसके प्रमुख कौन हो जा रहे हैं, तो जमींदार हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर आजादी के बाद नई सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इस जमींदारी प्रथा का क्या करना है, उन्मूलन करना है, उन्मूलन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समाप्त करना है। ठीक है, और जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने की बात आ रही थी, तो ये कैसे होगा, इस विषय को कहां किया गया, ये राज्य सूची का विषय बना दिया गया। राज्य सूची का इसलिए क्योंकि प्रत्येक स्थान पे अलग अलग प्रावधान होते हैं। जैसे आपने देखा ब्रिटिशर्स काल में ही 3 प्रकार से क्या लगान की व्यवस्था किया गया, कहीं जमींदारी व्यवस्था है, कहीं स्थायी व्यवस्था है, मतलब कहीं जमींदारी व्यवस्था है, कहीं रैयतवाड़ी है, कहीं महालवाड़ी है। तो सबकी अपनी अपनी क्षेत्रीय अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग तरह का व्यवस्था है। जैसी राज्य सरकार समझती है उचित अपने राज्य के अनुसार वैसा कानून बना ले। अब ये राज्य सूची का विषय होने के बाद राज्य सरकार ने जब कानून बनाया, तो बहुत से जमींदारों के क्या हो गई, जमीन छीनने लगी। और जब जमीन छीनने लगी, तो अब आप जानते हैं कि प्रारंभ में आपके जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे, 7 थे कि नहीं थे। 7वां समाप्त कब हो रहा है, 44वां संविधान संशोधन 1978। अभी तो हम लोग 50-51 के आसपास टहल गए। तो हुआ क्या, जितने भी जमींदार लोग जो अपनी जमीन खो दे रहे थे, तो वो क्या किए, पुनः आर्टिकल 32 यानी अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसके संरक्षण के तहत सुप्रीम कोर्ट चले आए थे। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए बहुत से कानूनों को क्या किया जा रहा था, रद्द कर दिया जा रहा था। ऐसे में फिर क्या हुआ, 1951 में जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ और क्या किया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसी के तहत कह दिया गया कि जो 9वीं अनुसूची में रखे गए विषय होंगे उनका क्या नहीं किया जा सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता।
और फिर जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए जमींदारी प्रथा से संबंधित प्रावधान व कानून को उठा के कहां डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। इस प्रकार से इसका न्यायिक संरक्षण, मतलब आप कह सकते हैं जो इस प्रकार से इस पे जो न्यायिक शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये आरक्षण जैसा विषय, ये 9वीं अनुसूची का जो प्रावधान बताया अभी आप लोग को, देखिए तो ये क्या था, तो जो जमींदारी उन्मूलन था, ये क्या था, इसी के लेकर के काम था। तो राज्य सूची विषय के अंतर्गत रखा गया था। विभिन्न राज्यों के जमींदारों ने संपत्ति के अधिकार के तहत न्यायालय में केस किया और न्यायालय में मौलिक अधिकार का तर्क देते हुए बहुत से जमींदारी उन्मूलन के कानून को रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951, इसके तहत क्या जोड़ा जा रहा है, आर्टिकल 31B जोड़ा जा रहा है। और इसमें क्या है, तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में कोई विषय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, पहले इसको क्या किया गया, 9वीं अनुसूची को एक आर्टिकल के तहत जोड़ करके मान्यता दी गई और फिर उसी आर्टिकल के तहत ये बात कह दिया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय होगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो अगर आपसे सीधा प्रश्न बन जाए कि 9वीं अनुसूची का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इसमें है 31B में है। ठीक है, 31B का संबंध किससे है, 9वीं अनुसूची से है, प्लस 31B आर्टिकल किस संविधान संशोधन तहत हुआ है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। 9वीं अनुसूची का विषय क्या है, तो 9वीं अनुसूची का विषय है कि इसमें जिस भी विषय को लाकर रख दिया गया उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब हुआ क्या, जब इस तरह से आरक्षण के मुद्दे को ला करके यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है, तो उसके पश्चात फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर एक बात उठी कि भाई ऐसे तो सरकार कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में लाकर रख दे, और 9वीं अनुसूची में कोई विषय लाकर रख दे रहा है तो उससे तो न्यायिक शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। तो न्यायालय का काम क्या बचेगा, फिर आप कुछ भी कहिए, गरीबों को राशन बटेगा कि नहीं बटेगा, कहिए नहीं बटेगा, पूछे क्यों नहीं बटेगा, कहे क्योंकि हम 9वीं अनुसूची में लाके डाल दिए हैं कि गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। अब बात ही खत्म फिर हो गई। तो इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि इस तरह से न्यायिक शक्ति को अंकुश किया जा रहा है, न्यायिक शक्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है, इसलिए 9वीं अनुसूची को जो न्यायिक पुनरावलोकन के प्रावधान से बाहर रखा जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। इसलिए प्रत्येक विषय तो नहीं, लेकिन जो मूल विषय होंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और आरक्षण उन विषयों में से है जिसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। बात सुने, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या, आरक्षण विषय जिसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसका मतलब अगर हम लोग आरक्षण जैसे विषय पर बात करें कि क्या ये मौलिक अधिकार है, तो आप कहेंगे नहीं, ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। अब आपसे कोई पूछे कि क्यों नहीं है, तो आप बताइए कि एक उत्तराखंड का केस हुआ यूके 2012, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया और कहा 16(4) और 16(4)A ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, यदि वो चाहे तो इसको नहीं भी देता है। ठीक है, दूसरा फिर आपने देखा क्या हो गया था, तमिलनाडु का मुद्दा था, तमिलनाडु का मुद्दा। और क्या हुआ, जब इसे मतलब तमिलनाडु में जब आरक्षण जो है वो 69% हो गया, जो इंदिरा साहनी केस का उल्लंघन माना गया, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी क्या कह दिया, यहां पर भी कह दिया कि मौलिक अधिकार ये नहीं है, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो दो केस तो आपके सीधे हो गए कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है।
अब यहीं पे दूसरा सवाल उठता है, अच्छा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आरक्षण में किसी प्रकार का सरकार संशोधन करता है, प्रावधान करता है, विषय को बढ़ाता है, घटाता है, तो क्या उसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है? तो आप कहेंगे हाँ, न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। निष्कर्ष में न्यायालय निकालेगा कि क्या उचित प्रावधान है और क्या अनुचित प्रावधान है। ठीक है, तो क्या क्या विषय आप लोगों ने देखा आज? एक आप लोगों ने देखा आर्टिकल 15 क्लॉज 5, निजी शिक्षण संस्थानों में सरकार चाहे तो वो आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। फिर आप लोगों ने देखा बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड, जहां पर जो इंदिरा साहनी केस का था उसके तहत वो स्वतंत्र पद नहीं माना जाएगा, अर्थात वो क्या होगा, वो जितने कुल पद हैं उनमें से जोड़ दिया जाएगा और फिर उसका 50% आरक्षण का प्रावधान होगा। जबकि फिर उसी को लेकर के 81वां संविधान संशोधन कर दिया गया 2000 में, और क्या कहा गया, ये स्वतंत्र पद माना जाएगा। पहले कुल पद का आरक्षण और फिर आरक्षित सीट। ठीक है, उसके बाद फिर आपने देखा कि आरक्षण मौलिक अधिकार है या नहीं। तो निष्कर्ष के रूप में देखना कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, आरक्षण का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। और वैसे भी ध्यान रखिएगा, जो आरक्षण का प्रावधान है वो मूल संविधान भी क्या कहता है, मूल संविधान में आरक्षण के प्रावधान को जो अधिकार दिया गया था तो वो कुछ समय के लिए कहा गया था। तो पहली बार जब इसके लिए काम हुआ था तो इसको 40 वर्षों के लिए किया गया था। 1949 में आरक्षण को 40 वर्ष के लिए कहा गया था, 40, और कहा गया कि उसके बाद तो देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है, सभी प्रकार के आरक्षण। ठीक है, तो 40 वर्ष 89 90 में पूरे हो गए हैं। अब उसके बाद सरकार के ऊपर वो आरक्षण देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का एक बड़ा आर्टिकल 16 जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, कल हम लोग 17 देखेंगे, आसान है, छोटा सा है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर एक दिन में 18 खत्म कर लेंगे हम लोग, 19 फिर थोड़ा चलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी स्वतंत्रता का अधिकार लंबी वहां पर बहस है। ठीक है, तो सभी चलेगा, ये 3-4 दिन आपका चलेगा मौलिक अधिकार जो हम 5 दिन मान के चलेंगे। ठीक है, ये खत्म होगा, उसके बाद पॉलिटी बड़ी तेजी से खत्म होगा, क्योंकि उसके बाद जो जो टॉपिक है आपका फिर वो लगभग एक दिन या 2 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समाप्त करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री वाला।